सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। अगर आप BSSC 10+2 इंटर लेवल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है, और आता भी है तो किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, दोस्तों क्या वीक स्टूडेंट भी सिलेक्शन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खान सर की नई बुक से लिया गया प्रीवियस ईयर पर बेस्ट एक पूरे के पूरा सेट लिया गया है, जिसमें कमजोर छात्र भी सवाल को देख करके पूरी तरीके से बना सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहीं से पूरा प्रश्न फंसता है और अभी नहीं समझिएगा तो एग्जाम में बहुत बड़ा आपको पछताना पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सेट 1 को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर देखें तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। तो क्या इसका राइट आंसर चेन्नई होगा, मुंबई होगा या हैदराबाद है, और ऑप्शन डी में दिल्ली दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो चार मीनार जो है हैदराबाद में यहाँ पे स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में यहाँ पे पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए की ओर देखें तो ऑप्शन ए में कहा गया प्रीति सेनाए, ऑप्शन बी में है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है विवेक देवरा, या ऑप्शन डी है सत्यार्थ नायक। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की ओर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द रूल ब्रेकर्स नामक बुक के जो लेखक है वो प्रीति सेनाए नाम के एक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा राष्ट्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय है जिसमें ब्लॉसम उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेघालय इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉसम जो अंतर्राष्ट्रीय जो चेरी ब्लॉसम उत्सव होता है वो मेघालय राज्य में यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा जो राशि होता है वो %% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो भारत में इन दिनों जो बैंक में अपनी जो जमा राशि करते हैं उसका लगभग 15% जो होता है नकदी के रूप में लोग यहाँ पे रखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर की अगर देखें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 15%, क्योंकि जो भारत में जो बैंक में है वो जमा राशि का 15% जो नकदी के रूप में जो रखता है वो यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर अगर बात करें तो निवेश बैंकिंग का जो होता है वो बैंकिंग का संचालन यानी कि चलाने के लिए एक विशेष खंड होता है, जिसकी अगर बात की तो पंक्तियों संगठन को पूंजी जुटाने और वित्तीय जो होता है परामर्श सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती है। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे निवेश बैंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो बैंकिंग का जो संचालन करवाता है वो निवेश बैंकिंग के द्वारा ही यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता है, यानी कि संघीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो भारत की जो संघीय प्रणाली की विशेषताएं बहुत सारी है। जैसे कि अगर बात करें तो दोहरी सरकार की राजनीति व्यवस्था भी यहाँ पे लागू होती है। विभिन्न स्तरों के बीच में जो शक्तियों का जो विभाजन होता है वो भी यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे एक लिखित संविधान भी यहाँ पे दिया गया है। अगर वही बात करें तो इसका राइट आंसर की ओर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि एक सदनीय विधायकी होगा। यानी कि अगर बात करें तो संविधान की जो सर्वोच्चता है यहाँ पे ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये होगा इसका आंसर एक सदनीय विधायिका इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें राजधानी दिल्ली है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश और पुदुचेरी को कब से राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक में यहाँ पे किया गया था। तो बात करें दोस्तों तो भारत के जो 17वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव ने भाग करवाया था। और बात करें तो 17वां इसका संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, जिसमें 1992 में हुआ था। और संविधान का अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा ही करवाया जाता है। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की ओर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के 17वां संशोधन यहाँ पे अधिनियम 1992 के दौरान यहाँ पे करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जो है गौ कैबिनेट यानी कि काऊ कैबिनेट की जो स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। अगर बात करें तो भारत में जो गौ कैबिनेट होता है यानी कि काऊ का जो कैबिनेट होता है वो प्रथम बार जो यहाँ पे स्थापना हुई थी वो एमपी में हुई थी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो गौ कैबिनेट का भी यहाँ पे गठन किया गया था। इसलिए दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत में जो गौ कैबिनेट है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे स्थापनाएं हुई थी। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे मुरलन राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पे स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो मुरलन राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे स्थित है। तो अगर बात करें दोस्तों तो यह मिजोरम में म्यांमार सीमा के पास में यहाँ पे जो है ये स्थित किया गया है। तो इसका राइट आंसर की ओर देखें तो इसका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए यहाँ पे मिजोरम में जो है यहाँ पे मुरलन राष्ट्रीय केंद्र यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे करवाया गया, यानी कि उद्यान केंद्र वहां पे सबसे पहले राज्य में वहीं पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस रिपिस्टस स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पेशली जो है स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक जो पुस्तक के जो लेखक है वो सर्वप्रीत सिंह जी ने यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा था। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि सर्वप्रीत सिंह जी जो है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स जो बुक है उनको 1984 में यहाँ पे लिखा गया था। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह बुक कब लिखा गया, तो यहाँ पे 1984 में यहाँ पे इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले आप लोग इस सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यहाँ पे कब से बीएसएससी की तैयारी किए हुए हैं और क्या आपने 2024 में फॉर्म अप्लाई किया था, क्या आपने 2023 में फॉर्म अप्लाई किया था या 2025 में आपने अप्लाई किया था, यह कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपसे पूछा गया जो खाज होता है यानी कि एक्जिमा रोग होता है वो संबंध मानव शरीर के निम्न से किस भाग से होता है, यानी क्या त्वचा से होता है या अस्थि से होता है, क्या अगर बात करें तो क्या आंख से होता है या फिर फेफड़े से होता है। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की ओर बात करें तो जो एटॉमिक एक्जिमा जो होता है यानी कि एक्जिमा का सबसे आम प्रकार क्या होता है कि एटॉमिक जो यहाँ पे डर्मेटाइटिस भी होता है उसको कहते हैं कि यह मुख्य तौर पे बच्चों को ही यहाँ पे होता है या फिर अगर किशोरावस्था है तो उसमें भी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तो यह एक्जिमा जो होता है केवल त्वचा पर होता है। अगर आपने देखा होगा तो इसको त्वचा पे जो एक्जिमा होता है इसको हम आम भाषा में अगर देखें तो इसको हम लोग दिनाय भी बोला जाता है, यानी कि दिनाय हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि दिनाय हो गया है, यानी कि इसी को हम लोग एक्जिमा के रूप में भी यहाँ पे देखते हैं, यानी कि दिनाय को क्या बोलते हैं एक्जिमा। तो इसलिए इसके राइट आंसर की ओर देखें तो जो खाज होता है एक्जिमा वो मानव शरीर के त्वचा से संबंधित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्वचा से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत की जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना वो किस राज्य के निवासी है, यानी कि भारत में जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना वो किस राज्य से संबंधित रखती है। तो दोस्तों जो स्मृति मंदाना जी है वो भारतीय महिला क्रिकेट की तो पहले टीम है, सबसे युवा कप्तान भी यही थी और इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि मुंबई में हुआ था। अगर बात करें तो वर्ष 2017 में इनके द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप भी जीता गया है, इसलिए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र की यह रहने वाली, यानी कि अगर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र या फिर अगर मुंबई भी होगा ऑप्शन में तो आपको मुंबई पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि मुंबई पे आप जाकर के चिन्ह लगा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना है वो महाराष्ट्र से यहाँ पे संबंधित है, यानी कि मुंबई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि कौन से पेट्रोलियम जो उत्पाद होता है का उपयोग सड़कों की धातु को बनाने में किया जाता है, यानी कि आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे अगर सड़क कभी बनता है तो एक जो पेट्रोलियम होता है यानी कि पेट्रोलियम एक गैस पेट्रोलियम होता है उस उत्पाद को सड़क बनाने के रूप में यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की ओर देखें तो जो आजकल यहाँ पे पक्की जो सड़कें बनाई जाती है वो धातु निर्माण में कोलतार के स्थान पे पेट्रोलियम के उत्पाद में जो होता है वो बिटुमान का यहाँ पे उपयोग करवाया जाता है। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की ओर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बिटुमेन जो होता है वो यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में सड़कों पे धातु बनाने के लिए कार्य किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि डेड्रॉन और एक्सॉन जो होता है किसके भाग है, यानी कि जो डेड्रॉन है और एक्सॉन वो किस पदार्थ के यहाँ पे भाग होता है। तो अगर बात करें तो जो न्यूरॉन्स यानी कि जिसे तंत्रिका कोशिका भी हम लोग कहते हैं वो मस्तिष्क में होता है, यानी कि हमारे दिमाग में होता है और ये संकेत भेजने का काम करता है, इसको मैसेंजर सेल भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर प्राप्त करता है इसलिए एक न्यूरॉन में 3 भाग होता है जिसको हम लोग डेड्रोस कहते हैं, शरीर कोशिका जिसे सोमा भी कहा जाता है। इसलिए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो डेड्रॉन होता है या एक्सॉन होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र में जो जीएनपी है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएनपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर जीएनपी का फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो जीएनपी का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन से भारतीय लेखक है जिनको बेपुर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास भी यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो वैकुम मोहम्मद बशीर जो है, जिनका जन्म 21 जनवरी 1908 को हुआ था, वो यहाँ पे मलयालम साहित्य के यहाँ पे लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे वैकुम मोहम्मद बशीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने मलयालम में यहाँ पे जो होता है लेखिका की है, यानी कि उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? क्या बारडोली सत्याग्रह का किया गया था, काकोरी षड्यंत्र का किया गया था, क्या दांडी मार्च के द्वारा करवाया गया था, या चटगांव शस्त्राग छापा के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों अगर बात करें तो बारडोली जो सत्याग्रह वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान यहाँ पे किया गया था, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सिरोही होता है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित रखता है या फिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो सिरोही होता है, ये सिरोही वो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। इसलिए इसका अगर इसका राष्ट्रीय यहाँ पे देखें तो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर, यानी कि जो सिरोही होता है राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में यहाँ पे स्थित करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि भारत के जो बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली जो कॉटन मिल था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो भारत में था 22 फरवरी 1854 को भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में यहाँ पे पहली बार कॉटन मिल को बनाया गया था, जो कि बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग जो मिल था वहीं पे यहाँ पे भी स्थापना करवाए गए थे। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की ओर देखें तो 1854 में यहाँ पे यह बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि जो शिशिर कुमार घोष है भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी, यानी कि 1875 में किसकी स्थापना की थी? तो अगर इसकी बात करें तो शिशिर कुमार जो घोष है उन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए 1875 में इंडियन लोगों की शुरुआत किया था, जो कि शिशिर कुमार घोष का यहाँ पे जन्म है बंगाल के जैसोर जिला में ही होता है। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इंडिया लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने 1875 में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखें तो 21 में आपसे पूछा गया है कि जो स्टेडियम की एक दीवार होता है वो क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है, यानी कि किसको समर्पित है? डैश को समर्पित यहाँ पे बताया गया है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की तो राहुल द्रविड़ के नाम से जो है यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के यहाँ पे बाहर एक दीवार है जिसपे 3 शब्द में कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये तीनों शब्द जो है राहुल द्रविड़ की पर्सनैलिटी को यहाँ पे दर्शाती है, जिसमें क्रिकेटर की दुनिया में द्रविड़ का उपनाम द वॉल है। यहाँ पे 10,000 टेस्ट रनों का जश्न भी यहाँ पे मनाया जा चुका है। इसलिए अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो डैश स्टेडियम है वो चिन्ना स्वामी से संबंधित रखता है, जिसमें जो क्रिकेटर है द्रविड़ जी यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया है, वहां से संबंधित रखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया कि जो यहाँ पे नदी पिरम्पल जाल है वो पर्वत के समांतर उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो यहाँ पे बात करें तो किस यहाँ पे कौन से पर्वतमाला को यहाँ पे काटती है? तो अगर बात करें तो चेनाब नदी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल जो है वहां से स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भाग्य नदियों के संगम से बनती है, जो कि चेनाब नदी और पिरम्पल जो पर्वत है उसके समानांतर उत्तर से पश्चिम दिशा में भी बहती है और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे कटान भी काटती है या सिंधु नदी के एक सहायक नदी से जाकर के मिलती है। इसलिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सिंधु नदी में जो चेनाब नदी है उसके संबंधित में यहाँ पे जो है वो नदी में कटान भी काटती है, जो कि चेनाब नदी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष के प्रारंभ किया गया था। जो प्रधानमंत्री गैस वाला जो योजना था वो किस वर्ष को यहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों अगर बात करें तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार 1 मई 2016 को यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की यहाँ पे शुरुआत किया था। यानी कि इसका राइट आंसर 2016 होगा। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने गरीब महिलाओं के लिए यहाँ पे जो उज्ज्वल योजना यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसपे गैस यहाँ पे वितरण करवाए गए थे फ्री में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासन से संबंधित किससे रखता है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 239 से, 233 से, 224 से या 228 से। अगर इसके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 239 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्रों का यहाँ पे प्रशासन होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे चलाया जाएगा, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी निकटतम राज्य के राज्यपाल को यहाँ पे प्रशासक यहाँ पे नियुक्त कर सकता है, और राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी यह संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन यहाँ से आसानी से चला सकता है। इसलिए अगर ऑप्शन नंबर अगर बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 239 से यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उसके यहाँ से प्रशासन से संबंधित रख सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि अरावली जो पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है, यानी कि अरावली जो है यहाँ पे किसमें जो अरावली जो पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो अरावली पर्वत अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा चर्चाएं में चलाई गई है। क्यों चर्चाएं में चलाई गई है इसका भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है उसको काटने के बारे में यहाँ पे सरकार ने एक फैसला लिया था, इसलिए अरावली पर्वतमाला यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चाएं में अभी चलाई गई थी। इससे हो सकता है कि करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो जो अरावली का जो सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, जो कि माउंट आबू सिरोह में ही यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं इसकी राइट आंसर की तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जीका वायरस रोग यानी कि जीका वायरस डिजीज जो होता है मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। यानी कि जो जीका वायरस होता है वो किसके कारण से होता है। तो जो यहाँ पे बताया गया कि जीका वायरस रोग जो होता है मुख्यतः मच्छर के तो काटने से होता है, लेकिन एडीज एक प्रजाति का मच्छर होता है, एडीज एक प्रजाति का संचालित विषाणु होता है, उसके कारण यहाँ पे है इसकी जो होता है पुष्टि रक्त या मूत्र परीक्षण से यहाँ पे आपको किया जाता है। इसलिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा जीका वायरस रोग के द्वारा यह होता है। लेकिन वही दोस्तों अगर बात करें तो इसका राइट आंसर एनाफिलीज कि यहाँ पे एनाफ्लीज के द्वारा बताया गया, एनाफ्लीज के द्वारा यहाँ पे जो होता है जीका वायरस रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि जो अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष यहाँ पे किया गया था। यानी कि अवध किसान सभा की जो कब बनाया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी राइट आंसर की तो अवध किसान का जो सभा का जो गठन है वो 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। अब बात करें तो अवध जो किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र का नेतृत्व 1920 में ही इसको कर दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो 1920 होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि अवध किसान सभा की स्थापना जो हुआ था किसके द्वारा करवाया गया था, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था 1920 में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका 1920 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सितंबर जो 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने की वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया था। यानी कि बात करें तो सितंबर 2021 में किसने पैरालंपिक पदक जीतने का यहाँ पे सबसे पहले महिला जो होने का गौरव किसने हासिल किया था। तो दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में अवनी लेखरा नाम की एक भारतीय पैरालिपियन है और राइफल शूटर भी है, इसलिए सितंबर 2021 में अवनी ने 2 पैरालंपिक पदक को जीतने वाली सबसे पहला महिला बनी थी। इसलिए इसका राइट आंसर की ओर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अवनी लेखरा ने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यह खिताब यहाँ पे हासिल किया था, यानी कि सबसे पहले पदक जीतने वाली यह महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकार और किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। यानी कि भू राजस्व जो यहाँ पे प्रणाली था वो डैश के तहत है, वो किसके तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकारों को देश में किसानों को डायरेक्टली सौंप दिया गया था और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधा कर वसूल करती थी।
तो दोस्तों जो भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली है उसके तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार था वो डायरेक्टली किसानों को सौंप दिया गया था और ब्रिटिश सरकार जो है उससे सीधे कर वसूल करती थी, यानी कि टैक्स वसूल करती थी। और यह जो है रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास में यहाँ पे लागू किया गया था। यानी कि अगर बात करें मद्रास में इसको लागू किया गया था 1792 ईस्वी में यहाँ पे किया गया था। इसलिए इसके अगर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। रैयतवाड़ी के तहत जो होता है कि भू जो राजस्व जो होते थे वो डायरेक्टली किसानों को जमीन सौंप दिया गया था और इसके तहत टैक्स डायरेक्टली किससे वसूला जाता था? किसानों से, यानी कि रैयतवाड़ी इसको कहा गया इस प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा शतरंज का खेल होता है जिसमें आपको पीछे चलने की ओर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको मंजूरी नहीं दी जाती है? तो दोस्तों अगर बात करें तो इसमें तो शतरंज के जो बोर्ड पर पीछे की तरफ चलने की अनुमति राजा और वजीर और या फिर ऊंट और घोड़ा की है, लेकिन जो यहाँ पे प्यादा होता है उनको अनुमति नहीं होती है कि वो पीछे जा करके घसक सके। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्यादा इसका राइट आंसर होगा। यह पीछे की ओर शतरंज के खेल में नहीं जा सकता, केवल ऊंट जा सकता है, राजा भी जा सकता है, वजीर भी आगे पीछे कर सकता है, लेकिन प्यादा जो होता है वो पीछे नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 31 में पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल किया गया है? अगर बात करेंगे यहाँ पे भारत के संविधान में किस अनुसूची में पूछा गया कि हिंदी भाषा को शामिल किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। तो इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को यहाँ पे मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर की। ऑप्शन नंबर डी में आपको 8वीं अनुसूची में आपको भारतीय संविधान की भाषा के बारे में चर्चाएं की गई है, जो कि हिंदी भी इसमें शामिल किया गया। अगर पूछा जाएगा तो 22 टोटल भाषाएं की मान्यता यहाँ पे आपको दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों अगर बात करें तो अशोक का जो इस संबंध है मौर्य वंश से था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक जो है यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया, पहले पूरा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पूछा गया कि अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। क्या अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, या फिर अशोक का विरोध यहाँ पे किसने किया था? तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने? तो सम्राट अशोक के बारे में इसमें चाणक्य जो नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, और अशोक का यहाँ पे विरोध इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 में है द डे आई स्टॉपेड ड्रिंकिंग मिल्क जो पुस्तक के लेखक हैं निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों अगर बात करें तो द डे ऑफ आई स्टॉपेड ड्रिंकिंग मिल्क के पुस्तक के लेखक की बात करें तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सुधा मूर्ति जी ने द डे आई स्टॉपेड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के यहाँ पे लेखक इसमें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखें तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? यानी कि K1 जो विटामिन होता है वो किसका दूसरा नाम पूछा गया आपसे? ध्यान रखना है पहला नाम नहीं पूछा गया है, दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बात करें तो विटामिन K1 जो होता है मुख्य रूप से हरी सब्जियों में मिलता है, यानी कि जितने हरी सब्जी होते हैं सभी में K1 विटामिन यहाँ पे पाए जाते हैं और इसे फ्लाइकोविन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्लाइकोविनोन जो होता है इसका राइट आंसर होगा, जो कि विटामिन K1 का दूसरा नाम यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी रखा गया है? दोस्तों अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना के तहत जो हमारा बैंक है या फिर ग्रामीण हो या फिर शहरी हो या फिर कोई भी क्षेत्र में हो वो वहाँ पे व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के व्यवसाय से जो लगे सूक्ष्म उद्योगों को यहाँ पे राशि प्रदान करती है, और उसमें सीसी योजना जो होता है उसमें 50,000 तक आपको ऋण यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना होता है शिशु योजना के तहत 50,000 की राशि शिशु योजना के तहत आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? क्या रॉलेट एक्ट के रूप में मनाते हैं, मॉर्लो मिंटो सुधार के बीच में मनाते हैं, या कैबिनेट मिशन योजना के रूप में मनाते हैं, या फिर साइमन कमीशन के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में तो जो आम जनता पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए जो अंग्रेज लोग थे यानी कि ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को यहाँ पे पारित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर होगा, जो कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। इसलिए विरुद्ध अहिंसक
जो विरोध दिवस भी इसके रूप में मनाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अगर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सितारा देवी उनके क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो कहा गया है तो 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, यानी कि जो नाटक करती, सॉरी जो यहाँ पे नृत्यांगना का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे डांस वगैरह करती है उनको यहाँ पे कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की ओर देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो कथक जो होता है, कथक डांस होता है, उसमें यहाँ पे जो पद्मश्री, इसलिए इनको पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है, यानी कि लौह खनिज इसमें से कौन सा है, क्या मैग्नीज है, जस्ता है या फिर तांबा है या बॉक्साइड है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 38 की राइट आंसर की बात करें तो मैग्नीज एक लौह खनिज होता है। इसका जो निष्कर्षण होता है वो मुख्यतः जो होता है एक अयस्क नाम से कुछ होता है, इसका पोटेशियम परमैंगनेट भी इसको बोला जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो लौह खनिज के रूप में होता है मैग्नीज यहाँ पे होता है, जस्ता नहीं होता है, तांबा भी नहीं होता है, बॉक्साइड भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों आपसे पूछा गया कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक जो होता है वो नाटक के लेखककार कौन है, यानी कि किसने इस वेडिंग एल्बम नाम के यहाँ पे लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें 39 की, तो वेडिंग एल्बम जो था वो नामक नाटक के जो लेखक है वो मैथुरिन महाराष्ट्र के ग्रीस कर्नाटक के रहने वाली है, यानी कि वेडिंग एल्बम जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो ग्रीस कर्नाटक है उसने वेडिंग एल्बम को यहाँ पे नाटक को जो लिखे थे वो लेखक इसी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है कि देव दीपावली नामक जो त्योहार होता है इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। तो दोस्तों को बात करें कि अयोध्या में मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है, या फिर प्रयागराज में मनाया जाता है, या फिर उज्जैन में मनाया जाता है। दोस्तों बात करें तो जो देव दीपावली नामक जो त्योहार है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अभी इसका न्यू नाम वाराणसी किया गया है, यानी कि बनारस में इसको मनाया जाता है देव दीपावली के नाम से। बहुत ही प्रख्यात यह एक त्योहार होता है जो कि हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं, वहां पे देव दीपावली मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत जो प्रतिरोध होता है वो उत्पन्न करता है। तो क्या इसमें उत्पन्न जो यहाँ पे करता है, तो अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में जो प्रतिरोध होता है उसमें दो टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न यहाँ पे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर विद्युत प्रतिरोध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने जो भी इसका क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर गलत हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे बताऊंगा कि जो भी मैंने क्वेश्चन का जो आंसर बताऊंगा वो लगभग सही ही होंगे, क्योंकि गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ गलती से यहाँ पे आंसर गलत दिला जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर अगर पता है सही तो आप लोग जरूर से कमेंट में करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कहा गया कि जवाई बाधा जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी के रूप में कहलाती है, फिर सहायक नदी है। तो जवाई बांध जो होता है वो जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय तो है, लेकिन वहां पे लूनी नदी जो है इसकी सहायक नदी यहाँ पे होती है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो जवाई बांध की जो जवाई नदी है उसके लिए जो यहाँ पे सहायक नदियां हैं वो जो लूनी नदी होती है वो यहाँ इसकी सहायक नदी है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई थी। तो यहाँ पे जो अंडर 19 जो था यहाँ पे वो भारतीय शटलर तस्नीम मीर अंडर 19 बालिका जो एकल BWF था, यानी कि जूनियर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थी। अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो तस्नीम मीर है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भारतीय महिला के रूप में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा गया है कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों के किस वर्ष तक पूर्ण विकसित जो होता है वो करने की यहाँ पे योजनाएं रखी गई है। तो दोस्तों अगर इसकी राइट
अफेयर्स की बात करें तो उड़ान योजना के तहत लगभग 100 और हवाई अड्डों को यहाँ पे 2024 तक जो पूर्ण विकसित है उसको किया जाएगा। साथ ही इस अवधि के दौरान हवाई जहाजों की जो संख्या है उसके 600 से लेकर के 1200 हो जाने की उम्मीद यहाँ पे जताई गई है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि अगर बात करें तो 2024 का यहाँ पे लगभग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन अगर वही बात करें तो 2024 तक तो यहाँ पे 100 हवाई अड्डे होंगे, लेकिन यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2024 वाला ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 45 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस जो है उसका अनावरण निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया, यानी कि कहाँ पे आपसे किया गया। तो दोस्तों जो उड़ान योजना का जो यहाँ पे था तो उसको तो रद्द किया गया ही था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु जो था उसके आचार्य से जो विजय वल्लभ सूर्यवंशी थे उनको महाराज को यहाँ पे समर्पित किए थे स्टैच्यू ऑफ पीस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका राजस्थान होगा कि राजस्थान में ही इसको स्टैच्यू को बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में देखें तो 46 में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है वो आयोजन किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो गुजरात होगा इसका राइट आंसर। 2023 में 37वें, सॉरी इसको आप क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है क्योंकि ये जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिलने वाली है। तो अगर बात करें तो 2032 में जो होने वाली है ओलंपिक का या पैरालंपिक की जो मेजबानी कौन से देश करेगा, तो बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है वो यहाँ पे जो है 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पैरालंपिक है वो ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर की ओर देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको किया जाने वाला है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 में मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जो यहाँ पे तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो बनाया गया है वो यहाँ पे है मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग के दौरान जो है वो सोलर प्लांट यहाँ पे बनाया गया। तो बात करें तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपको ए, यानी कि खंडवा के शहर में आपको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो भारत में निम्नलिखित में से किस देश में BHIM UPI के द्वारा सेवाएं स्टार्टिंग किया गया है। तो बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि BHI यानी कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीताराम जी थे वो भूटान में BHI के द्वारा UPI QR कोड वहां पे अपने भारत का जो थे वो बनाए थे, यानी कि बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, भूटान इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देता है, नेक्स्ट सेशन आपको कल की वाली वीडियो में मिल जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो वाले में मिल जाएगी, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आगे वाला भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सिर्फ आप इस सेशन को जरूर से लाइक कर लीजिए। दोस्तों अब आपको एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन उतने टफ थे जितना आप लोग सोच रहे थे? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि सही बुक और सही प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 सेट 3 और पूरा 27 गो सेट है वो स्लो एक्सप्लेनेशन के साथ कमजोर स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पे लेवल वाइज आपको करवाया जाए, तो अभी कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट सेट, और ये भी बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं बिहार के। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जो प्रैक्टिस वीडियो है बिना घुमाए फिरा के डायरेक्ट एग्जाम लेवल पे आपसे पूछी जाती है। और याद रखिए अभी मेहनत अगर आप नहीं करते हैं तो बाद में आपको अफसोस पक्का होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।